呪術師としての才能だった。 हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एपिसोड में मैं जुजुत्सु काइसेन की एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो टू सपोर्ट मी। सो एपिसोड 9 हिगुरुमा की डोमेन एक्सपेंशन से चालू होती है। यूजी की अभी से फाट के हाथ में आ जाती है। वो सोचता है कि हिगुरुमा ने अपनी टेक्निक तो अभी सीखी ही नहीं तो डोमेन कैसे एक्सपेंड कर ली। यूजी फिर भी हिम्मत नहीं हारता और हिगुरुमा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसका मुक्का हिगुरुमा के पास आकर एकदम से रुक जाता है। हिगुरुमा एक्सप्लेन करता है कि उसकी डोमेन, जो कि एक इंसाफ परस्त अदालत है, उसे और यूजी दोनों को अलाउ नहीं करती कि वो मार कुटाई करें, क्योंकि उसकी अदालत इंसाफ और सुलह सफाई के साथ चलती है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस के साथ नहीं। अब हिगुरुमा जजमैन पर साथ छोड़ता है क्योंकि वो खुद सिर्फ वकालत का काम करता है। जजमैन यूजी को तकदरे में खड़ा कर एक रैंडम केस ओपन करता है। वो यूजी को एक्यूज करता है कि 2017 में जब यूजी अंडर एज था, यानी कि 18 साल से कम था उम्र में, तो उसने गैम्बलिंग की थी। जजमैन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइम भी बताता है। यूजी के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। अब हिगुरुमा यूजी को बताता है कि उसकी डोमेन में कोई भी कदम रखे तो जजमैन को उसके हाल ही में किए जाने वाले सब कारनामे पता चल जाते हैं। हाँ, मगर जजमैन ये इन्फॉर्मेशन हिगुरुमा से नहीं शेयर करता ताकि उसकी अदालत में इंसाफ कायम रह सके और तकधरे में खड़े हर इंसान को अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके। और अदालत का फैसला एंड पर जजमैन उनकी पेश की जाने वाली आर्ग्यूमेंट के थ्रू करेगा। गाइस, सच बताऊं तो यही बात सुनकर हिगुरुमा मेरा इजीली सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, अगर हिगुरुमा की जगह कोई और उसके मसलों से गुजरता तो वो डेफिनेटली इविल बन जाता। मगर हिगुरुमा इन सब को झेलने के बावजूद भी एक एक्सेप्शनली अच्छा इंसान है, जो कि ऐसी जस्टिस ला रहा है जो कि उसके मुल्क की अदालतें कभी नहीं ला पाई। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। यूजी के लिए हालात और भी टाइट हो जाते हैं जब जजमेंट हिगुरुमा को एविडेंस एक लिफाफे में प्रोवाइड करता है। हिगुरुमा क्लेम करता है कि सबूत के तौर पर जजमेंट कुछ भी पेश कर सकता है, लाजमी नहीं कि सबूत ठोस ही हो। तो गाइस, यूजी भी हमारी तरह एडीएचडी का शिकार है। वो हिगुरुमा की बातें छोड़कर उसके बैच को नोटिस करना शुरू हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि हिगुरुमा डिफेंस लॉयर है, मगर हरकतें इसकी सारी प्रोसिक्यूटर्स वाली हैं। यहीं से यूजी को टेनन की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो कि कुछ भी चढ़ देता है हमारा दिमाग पकाने के लिए। बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मगर फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेनन यूजी लोगों को बताता है कि जब डोमेन एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट सोर्सरर्स के हाथ लगा था तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए किल कंफर्म किया, यानी कि उनकी डोमेन का वाहिद मकसद यही था कि जो भी उनकी डोमेन में आए उनका कत्ल लाजमी हो। और ये तरीका इन्वेंट ही इसलिए हुआ और उन लोगों के लिए हुआ जो अपने ओपोनेंट्स को खुद से नहीं मार सकते, यानी कि उनके सामने वीक पड़ जाते हैं। अगर मॉडर्न सोर्सरर्स ने डोमेन एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट्स को काफी चेंज किया ताकि कम से कम लोग ही इसको इस्तेमाल कर सके। अब यूजी को समझ लगती है कि हिगुरुमा की डोमेन एक पैक्ट के थ्रू, यानी कि एक वादे या प्रॉमिस के थ्रू फॉर्म हुई है, जहाँ किल लेने के बजाय वो अपने ओपोनेंट्स को इंसाफ के साथ मौके देता है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके किल होने से बच सके। यही वजह है कि उसकी डोमेन में कत्ल करना अलाउ नहीं है, ना ही लड़ाई और मार कुटाई। अब ये डोमेन ऐसी क्यों है वो एपिसोड के साथ साथ ही हमें पता चलेगा। अब हिगुरुमा यूजी को बताता है कि वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है और उसका तोड़ जवाब देने के लिए हिगुरुमा भी इंसाफ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पेश कर सकता है, लिहाजा उन्हें सोच समझ कर बोलना होगा जो भी बोलना होगा। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को सुनते हुए जजमेंट अपने 6 कोर्ट्स को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुनाएगा। अब यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं है, मगर आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ कि ये 6 कोर्ट्स आखिर हैं क्या। बेसिकली हर अदालत में गॉडेस ऑफ जस्टिस का एक स्टैचू खड़ा किया जाता है जो कि 6 कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोर्ट नंबर 1 आंखों पर पट्टी होता है, जो कि ये बात जाहिर करता है कि इंसाफ गैर जानिबदार होता है, मतलब इंसाफ करते वक्त किसी की दौलत, ताकत या समाजी रुतबे को नहीं देखा जाता, सबके साथ बराबरी का सलूक होता है। कोर्ट नंबर 2 है बैलेंस और फेयरनेस, जो कि एक तराजू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि फैसला करने से पहले दोनों तरफ का सबूत और बातें तोल कर देखी जाएं ताकि इंसाफ और बराबरी का फैसला हो। कोर्ट नंबर 3 एक तलवार के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, जो कि अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट को सिंबलाइज करती है। तलवार ये दिखाती है कि कानून में ताकत होती है जो जुल्म को सजा दे सकती है, झूठ को काट कर सच तक पहुंच सकती है और फैसला लागू कर सकती है। कोड नंबर 4 ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये कोड इस बात की निशानदेही करता है कि जस्टिस एक कुदरती और इलाही निजाम है जो सारी दुनिया को चलाता है। कोड नंबर 5 नॉलेज और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्रॉल की जाने वाली किताब के थ्रू। ये किताब इल्म, हिकमत और लिखे हुए कानून की निशानी होता है ताकि इंसाफ सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि मालूमात और सच पर मबनी हो। एंड लास्ट पर कोड नंबर 6 मॉरल राइशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। मॉरल राइशियसनेस का मतलब है इंसान के ज़मीर का अच्छा होना। गॉडेस ऑफ जस्टिस यानी कि हमारा जजमेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसका ज़मीर अच्छा है और उसका हर फैसला इंसाफ को बरकरार रखता है और बेगुनाहों की हिफाजत करता है। अब एपिसोड की तरफ वापस आते हैं। हिगुरुमा यूजी को बताता है कि वो अपनी स्टेटमेंट 3 ही ऑप्शन से चूज करके दे सकता है, या तो वो खामोशी इख्तियार करे, या सब सच सच बोल दे, या फिर वो अपने पर लगे हुए इल्जाम को साफ साफ झूठ बोलकर डिनाई कर दे, यानी उसका इनकार कर दे। अब अगर वो इनकार करता है तो उसमें 50-50% चांसेस होंगे कि उसकी स्टेटमेंट झूठी है। यूजी हैरान होकर पूछता है कि अदालत में क्या झूठ भी बोल सकता है बंदा। हिगुरुमा डिसअपॉइंट होकर यूजी को याद दिलाता है कि अगर सब ही सच बोलने वाले होते तो अदालतों की जरूरत ही ना होती, जो कि हमारी सोसाइटी के बहुत ही अफसोसनाक सच को एक्सपोज करता है। अब यूजी सोचता है कि वो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज करे, मगर उससे पहले उसके अंदर का कीड़ा लिफाफे में पड़ी एविडेंस को ताड़ता है। वो सोचता है कि उसे अपनी स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए कि एविडेंस के साथ मैच हो जाए, मगर उसे ये नहीं मालूम कि अब एविडेंस है क्या। अब यूजी ऑप्शन नंबर 1 ये सोचता है कि अगर सीक्रेट एविडेंस उसकी गैम्बलिंग पार्लर में हाजिरी यानी मौजूदगी को प्रूव नहीं कर रही तो उसे साफ साफ इनकार कर देना चाहिए, यानी झूठ बोल देना चाहिए, या फिर खामोश रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में यूजी सोचता
सोचता है कि अगर एविडेंस प्रूव कर दे कि ये गया था गैम्बलिंग पार्लर में तो वो सीधा सीधा झूठ बोल देगा कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने के लिए गया था उस पार्लर में। मगर यूजी सोचते हुए परेशान हो जाता है कि व्हाट इफ एविडेंस प्रूव कर दे कि वो पार्लर में गया था और उसने गैम्बलिंग भी की थी, फिर तो उसी की स्टेटमेंट झूठी साबित हो जाएगी। वो ये सोचकर भी परेशान होता है कि हिगुरुमा की अदालत आखिर किस किस्म की सजा सुनाएगी उसे कि अगर वो गिल्टी प्रूव हो भी जाए तो। इन दी एंड वो अपनी स्टेटमेंट में झूठ ही बोलता है बाथरूम वाला, मगर हिगुरुमा एविडेंस खोलता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज से यूजी की एक फोटो खींची गई होती है व्हाइल ही वाज विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम द गैम्बलिंग एटीएम आफ्टर विनिंग द गेम्स, जो कि प्रूव कर देता है कि यूजी सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में गया ही नहीं था बल्कि उसने वहाँ गैम्बलिंग भी की थी। यहाँ हिगुरुमा अपनी काउंटर आर्गुमेंट पेश करता है कि यूजी की स्टेटमेंट झूठी है। डिफरेंट लॉज एंड आर्टिकल्स का हवाला देते हुए हिगुरुमा बताता है कि यूजी को सजा नहीं मिल सकती इस बात पर क्योंकि वो अभी भी माइनर है, यानी 18 साल से कम है। मगर हिगुरुमा ये पॉइंट आउट करता है कि इन जनरल गैम्बलिंग वगैरह इलीगल है उनके लॉज में, लिहाजा जो भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो यूजी को बताता है कि वो इतना बुद्धू है कि जजमेंट ने उसे सिर्फ गैम्बलिंग पार्लर में एंट्री के लिए एक्यूज किया था, यानी चार्ज किया था, यानी कि यूजी ने गैम्बलिंग की या ना की उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। यूजी को अपना केस जीतने के लिए सिर्फ ये बोलना था कि वो किसी भी गैम्बलिंग पार्लर को नहीं जानता, वहाँ जाना तो दूर की बात। अब जजमेंट अपना फैसला सुनाता है जिसके अनुसार यूजी गिल्टी चार्ज होता है, उसे कॉन्फिस्केशन की सजा दी जाती है, यानी कि उसकी कर्स्ड एनर्जी छीन लेने की सजा। अचानक से हिगुरुमा की डोमेन बंद होती है और हिगुरुमा यूजी पर अपने मैलेट यानी अदालत में इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े से अटैक करता है। यूजी को झटका लगता है ये देखकर कि हिगुरुमा अपने मैलेट अपनी मर्जी से कहीं से भी हाजिर कर लेता है और उसका साइज भी अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर लेता है ड्यूरिंग दी अटैक। इस गांठ-फाड़ लड़ाई में यूजी को एहसास होता है कि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी नहीं यूज कर पा रहा। हिगुरुमा उसे बताता है कि यही अदालत की सजा है कि उसे पकड़ लिया जाए और पकड़ते वक्त लड़ाई के दौरान उसकी कर्स्ड टेक्निक वक्ती तौर पर ऑफ कर दी जाए ताकि उसे पकड़ना आसान हो। सिंस यूजी की अभी तक कर्स्ड टेक्निक ही नहीं एक्टिवेट हुई तो हिगुरुमा की अदालत ने उसकी कर्स्ड एनर्जी की कॉन्फिस्केट कर ली, यानी कि कुछ टाइम के लिए छीन ली। यूजी भी अब माकी का ही जूनियर है, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हिगुरुमा का सामना करता है जो हिगुरुमा को भी हिला देता है। इन दी एंड हिगुरुमा का मैलेट इतना बड़ा हो जाता है जो यूजी को अपने नीचे ऑलमोस्ट कुचल ही देता है, मगर यूजी एकदम से दिमाग लड़ाकर रीट्रायल की अपील कर देता है। हिगुरुमा उससे इंप्रेस हो जाता है और दोबारा अपनी डोमेन में ले आता है। इस दफा जजमेंट एक नया केस खोलता है जिसके तहत यूजी पर शिबुया इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों की मौत का इल्जाम लगता है। इवन तो वो सब सुकुना ने किया था, यूजी बहुत गिल्टी फील करता है और बिना कुछ सोचे समझे स्टेटमेंट देता है कि हाँ वो कसूरवार है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इस सब जजमेंट उसी वक्त अपना फैसला सुनाता है विच इज डेथ सेंटेंस। जी हाँ, यूजी को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब डोमेन दोबारा क्लोज होती है और हिगुरुमा अपने मैलेट को उसकी तलवार में तब्दील करता है जो कि मैंने 6 कोड्स में एक्सप्लेन की थी। इन शॉर्ट सोर्ड ऑफ जस्टिस कहना उसे। यूजी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है मगर फिर भी वो आखिरी बार हिगुरुमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दोनों के बीच बहुत ही दमदार फाइट होती है गाइस। यूजी अपनी शर्ट निकाल के हिगुरुमा पर फेंकता है टू ट्रिक हिम ड्यूरिंग द फाइट। फाइट के दौरान ही हिगुरुमा यूजी से गुस्से में पूछता है कि भाई तूने झूठ क्यों बोला, जजमेंट ने तो एविडेंस प्रोवाइड किया था कि सब कत्ल यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले डीमन सुकुना ने किए हैं। यूजी को फिर भी लगता है कि उसी की गलती है कि वो सुकुना को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि वो उस वक्त वीक था। यहाँ हिगुरुमा को बार बार अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसका सीनियर उससे पूछता है कि हाँ भाई फ्यूचर के क्या सीन है, आगे बढ़ने के लिए वो प्रोसिक्यूटर या जज की पोजीशन कभी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लॉ के डिपार्टमेंट में और बहुत ही आसानी से वो अपने सारे एग्जाम्स पास करके वकील बना क्योंकि उसे लोगों को इंसाफ दिलाने की इंतजार थी। हिगुरुमा अपने सीनियर को बताता है कि उसकी लाइफ का गोल प्रमोशन हासिल करना नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ दिलाना है। उसकी यही सोच ने उसकी डोमेन को शेप किया और एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जहाँ ओपोनेंट्स को किल नहीं बल्कि इंसाफ दिलाया जा सके। इसी सोच से हिगुरुमा अपना माइंड चेंज कर लेता है और यूजी को कत्ल करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे इंसाफ दिलाना चाहता है। उसे रियलाइज होता है कि यूजी पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला मगर अपने आप को किसी और के हिस्से की सजा दिलाने के लिए झूठ बोला। यूजी आखिर में हिगुरुमा का एक जोर से मुक्का मारता है पेट में जिससे वो दूर जा गिरता है। वो फौरन से सरेंडर कर लेता है और यूजी की मदद करने को तैयार हो जाता है, यानी कि उसकी जो इंसानियत कलिंग गेम ने मारी थी यूजी की वजह से वापस आ गई। वो यूजी को बोलता है कि शर्ट वापस पहनो और इंसानों की तरह बैठकर उसके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी खुद से किसी का कत्ल किया है। यूजी अफसोस के साथ हाँ बोलता है और ये भी शेयर करता है कि उसके कत्लों का बोझ उसे आज भी नहीं सोने देता। हिगुरुमा भी उससे एग्री करता है ये कन्फेस करते हुए कि उसने 22 लोगों को कत्ल किया है इन द कलिंग गेम एंड दैट ही इज अ मर्डरर नाउ। वो ये भी बताता है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी अदालत में घसीटकर इंसाफ करते हुए उन्हें डेथ सेंटेंस दिलवाया जिन्होंने उस पर पहले अटैक किया था और जो लोग वाकई में बुरे थे। मगर फिर भी उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी पेशी होती है और वो कहीं ना कहीं बुरा होता ही है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे मौत की सजा सुना दी जाए। अब हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स यूज करके अपने कोगनी के थ्रू रूल नंबर 10 ऐड करवाता है कलिंग गेम में जो कि अप्रूव भी हो जाता है। इस रूल के मुताबिक प्लेयर्स अपनी मर्जी से अपने पॉइंट्स एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं ताकि लोग कत्ल किए बिना ही स्कोर्स बना लें और मरने से बच जाएं क्योंकि ओरिजिनल गेम का रूल ये था कि 19 दिन में अगर किसी ने कत्ल करके स्कोर्स ना बनाए तो उन लोगों की कर्स टेक्निक उनसे निकाल ली जाएगी जिससे उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। रूल ऐड करवाने के बाद हिगुरुमा के पास 2 पॉइंट्स बचते हैं जिनमें से एक पॉइंट वो यूजी को देता है ताकि उसे दूसरे प्लेयर्स का कत्ल ना करना पड़े और एक पॉइंट अपने पास रखता है ताकि उसे भी मजीद कत्ल ना करना पड़े आगे। अब वो वहाँ से निकलने की ठान लेता है। यूजी उसको रुकने की बोलता है और उनकी टीम में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है मगर हिगुरुमा अपने पर्सनल एक्शंस को डील करना चाहता है इंस्टेड। यहाँ वो कन्फेस करता है कि सोर्सरर बनने से पहले उसने अपनी अदालत के जज और प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया था जिसकी वजह से उसे 2 पॉइंट्स मिले थे। उसे ये नहीं करना चाहिए था, लिहाजा अब वो ठान लेता है कि एक दफा गेम खत्म हो तो वो अपने आप को कानून के हवाले कर देगा और उन्हें डिसाइड करने देगा
बोला कि वो उसका क्या करें सिंस ही इज ऑफिशियली अ मर्डरर नाउ। और इसी के साथ ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो एपिसोड 10 की शुरुआत मेगुमी से होती है। जिस टाइम यूजी हिगुरुमा से डील कर रहा था, अब हमें मेगुमी का पॉव दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा था उस वक्त। अब हमें दिखाई देता है कि रेजी उसे चिकनी चपड़ी बातों में फंसाकर अपनी टीम में ऐड करने जा रहा होता है। वो उसे वर्गलाते हुए बताता है कि केंजाकू सबको बुद्धू बना रहा है, जो ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर सबको कत्ल कर देंगे, केंजाकू कोई बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है। अब ये नहीं पता कि कैसा बॉम्ब। मेगुमी सीज राइट थ्रू रेजी एंड उसे उसका मेन प्लान पता चल जाता है। वो रेजी से पूछता है कि अगर तुम ताकतवर सॉर्सरर्स को जमा कर रहे हो तो रेमी जैसी कमजोर लड़की तुम्हारी टीम में क्यों है। रेजी उसे बताता है कि रेमी तो सिर्फ एक डॉल का काम कर रही है जो नई से नई बकरे उसके लिए फंसा कर लाती है, क्योंकि उस जैसी कमजोर लड़की पर कोई भी शक नहीं करता। मेगुमी रेमी को बोलता है कि देख रही है रेजी का साथ देकर। वो उसकी आंखें खोलते हुए बताता है कि रेजी अपना मकसद पूरा होते ही पॉइंट्स बनाने के लिए उसे सबसे पहले कत्ल करेगा। रेमी एकदम जज्बाती होकर बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, रेजी तो उसका प्रोटेक्टर है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेगुमी रेजी को धमकाते हुए बोलता है कि उसका दोस्त नया रूल ऐड करवाने ही वाला है, लिहाजा रेजी की टीम में जितने भी लोग हैं वो अपने पॉइंट्स मेगुमी को दे दें। इतने में ही रेजी को भीनक लग जाती है, मेगुमी उस पर अटैक करने वाला है, लिहाजा वो अपनी टीम मेंबर्स को इशारा करता है। एक बूढ़ा आदमी मेगुमी के पीछे से उस पर वार करने के लिए आता है, मगर मेगुमी उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपना नुए नामी शिकागामी उसके पीछे भेजता है उसका गेम बजाने के लिए। साथ ही अपना शिकागामी डॉग निकाल कर रेजी की तरफ भेजता है। वो अब रेमी को भी बोलता है कि अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। में ही रेजी मेगुमी के डॉग को मार गिराता है और फ्लेक्स करते हुए उसके डॉग पर पाँव रख कर बोलता है कि हाँ भाई, क्या बोला, हमारे पॉइंट्स चाहिए तुम्हें, तो आओ हमारे से लड़, पॉइंट्स ले ले, इससे पहले हम तुझे मारकर पॉइंट्स बनाए। अचानक से कोई छत से अपनी आंख फेंकता है जो कि स्लो मोशन में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटती दिखाई देती है। मेगुमी रेमी को देखते हुए बोलता है कि अब भी तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों का। बॉम्ब फटने से पहले मेगुमी एक लोहे के दरवाजे को अपनी ढाल बनाकर अपने आप को और रेमी को बॉम्ब से बचा लेता है। अब हमें पता चलता है कि बॉम्ब रेजी के टीम मेंबर हाजिनोकी नामी बंदे ने फेंका है, जो कि गेम में 35 पॉइंट्स बना चुका है अभी तक लोगों को कत्ल करके। अचानक से कुछ रिसीट्स उड़ती हुई मेगुमी की तरफ आती हैं, जो कि कर्स्ड एनर्जी से गंदा पानी बनकर मेगुमी को गीला कर देती है। साथ ही हाजिनोकी अपने कुछ दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है, जो कि एक दफा फिर से बॉम्ब की तरह फटते हैं। हाजिनोकी रेजी के पास आता है और उसे बताता है कि मेगुमी बच निकला है उसके बॉम्ब से। दूसरी तरफ मेगुमी रेमी को बोलता है कि आप देख ली उसने रेजी की रियलिटी, लिहाजा वो यहाँ से दफा हो जाए। रेमी बहुत ही गंदी शक्ल बनाकर रोना शुरू हो जाती है। गाइस, मेरी हंसी निकल गई है इस बात पे। वो अपनी चोटी के एंड को सुई बनाकर मेगुमी की कमर में चुभोती है और उसे बोलती है कि वो इस बात को माने कि रेजी उसे प्रोटेक्ट करेगा, कि रेजी उसे लाइक करता है। सब लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है यार। मेगुमी में एक पल के लिए ज़ेनिन क्लैन के एल्डर्स की रूह आ जाती है। वो रेमी की बहुत ही बुरी बेइज्जती करता है, बहुत ही गंदे शब्द इस्तेमाल करता है उसके लिए, जिन्हें सुनकर रेमी और भी ज्यादा रोना शुरू कर जाती है। अब जिस बूढ़े ने मेगुमी पर पीछे से अटैक किया था वो वापस आता है मेगुमी से लड़ने के लिए। इतने में ही एक कोगनी हाजिर होता है सबको ये बताने के लिए कि किसी ने नया रूल ऐड किया है, जिसके अनुसार अब सब लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी को ये सुनकर तसल्ली मिलती है और वो अपना कर्स ब्लेड निकालकर बुड्ढे पर हमला बोल देता है। उसके पावरफुल वाले शिकेगामी तो घायल हो चुके थे, इसलिए इस दफा वो अपने फ्रॉग्स और हाथी को समन करता है और उनका सहारा लेते हुए लड़ता है। इन दी एंड वो खिड़की से बाहर फेंकता है बुड्ढे को और खुद भी उसके साथ पीछे चला जाता है। मेगुमी हवा में ही अपना ब्लेड निकालता है और उस बुड्ढे का कत्ल कर देता है मिड एयर। ये देखते ही माँ कसम मेगुमी बहुत कूल लगने लग गया है अब मुझे। मेगुमी के चेहरे पर बहुत ही कोल्ड लुक होती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो किसी को कत्ल करने से। अब हर कोई यूजी की तरह इमोशनल और अच्छे विचार वाला थोड़ी ना होता है कोई। अब उसका कोगनी उसकी फर्स्ट किल के पॉइंट्स ऐड करता है, जो कि उसे 5 मिलते हैं सिंस ही इज अ सॉर्सरर। यहाँ मेगुमी सोचता है कि उसे और पॉइंट्स बनाने होंगे ताकि वो अपनी बहन सुमिकी में बांट सके और उसे गेम को जबरदस्ती प्ले करने से बचा सके। अब वो अपने कोगनी को ओपन करके हिगुरुमा के पॉइंट्स चेक करता है, जो कि कम होकर सिर्फ 1 रह गया है। इस बात से मेगुमी को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये नया रूल यूजी ने ही ऐड करवाया है, लिहाजा उसका काम इस कॉलोनी में खत्म हुआ। वो अब ठान लेता है कि वो अटैक सिर्फ तब ही करेगा जब उस पर पहले कोई अटैक करेगा। इतने में ही रेजी और हाजिनोकी छतरियों को अपनी कर्ज से पैराशूट बनाकर नीचे आते हैं, जो कि बहुत ही फनी लगता है। रेजी डिसअपॉइंट होता है ये देखकर कि उसका टीम मेंबर ऑलरेडी मर भी गया अपना असली जलवा दिखाए बगैर ही, यानी कि अपनी कर्ज टेक्निक दिखाए बगैर। उनको देखते ही मेगुमी का सांस फूल जाता है और वो सोचता है कि बाप रे, बॉम्ब से ही उसकी फट चुकी थी, अब वो भागेगा कैसे इनसे। वो ये भी सोचता है कि अगर वो भागने के बजाय रुके तो वो इनसे लड़ेगा कैसे। उसे इनसे पूरी डालने के लिए अपनी डोमेन एक्सपेंड करनी होगी, मगर उसे डर है कि उसकी डोमेन पूरी नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से फिलहाल वो बैरियर बनाकर लोगों को अपनी डोमेन में ट्रैप नहीं कर सकता। इतने में ही हाजिनोकी डेयर डेविल वाले बुलजाई की तरह अपना दांत मेगुमी की तरफ जोर से फेंकता है।
अचानक से हमारा कॉमेडियन भाई ताकाबा उनकी लड़ाई के बीच में आ जाते हैं और अफसोस के साथ वो दांत बॉम्ब बांध के उसी के सर पर फट जाता है। ताकाबा रेजी लोगों को बोलता है कि तुम 2 लोग मिलकर एक बच्चे पर अटैक कर रहे हो, नहाई ही बुजदिल हो यार, अपनी उम्र के बंदे को पकड़ो, कुछ शर्म करो यार। वो बोलता है कि तुम जैसे बुजदिलों के अटैक्स का असर उस पर नहीं होता। अब हमें यहाँ लगता है कि उसकी कर्स टेक्निक का कोई हिस्सा है ये, मगर लिटरली वो बूंगी मार रहा होता है क्योंकि जो ही बॉम्ब का धुआं उड़ता है हमें ताकाबा के सर में से उसका खून अबशार की तरह निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मेगमी फौरन से ताकाबा को वार्न करते हुए बताता है कि हाजिनोकी अपनी बॉडी पार्ट्स को बॉम्ब की तरह फोड़ सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील कर सकता है। यहाँ ताकाबा बहुत ही अजीबोगरीब कॉमेडी करता है अपने फेवरेट सुपर हीरो से इंस्पायर होकर, मगर उसका कॉस्ट्यूम इतना बेहुदा और घटिया होता है कि उसके अखरोट बार बार उसके कॉस्ट्यूम से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर रेजी लोगों के भी 14 तक रोशन हो जाते हैं। मेगमी को भी ताकाबा कुछ खास नहीं लगता, मगर उसे समझ लग जाती है कि ताकाबा उसकी साइड ही लेने वाला है। वो अब ताकाबा को हाजिनोकी से लड़ने के लिए भेजता है और उसे बोलता है कि हाजिनोकी को मारने से पहले उसके पॉइंट्स जरूर छीनने हो। अब ताकाबा बहुत ही फनी तरीके से लड़ता है हाजिनोकी से। वो बोलता है कि वो किसी से उसकी हंसी नहीं छीन सकता, बाकी किसी भी हद तक जा सकता है। वो हाजिनोकी की आंखों पर टावल फेंक कर उसे चकमा देता है। जब हाजिनोकी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि ताकाबा यहाँ से जा चुका है, मगर ताकाबा एक नंबर का हरामी होता है जो कि उसके पीछे बैठा होता है। अब वो करता क्या है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पिस्टल बनाकर हाजिनोकी के पिछवाड़े में घुसा देता है, जिससे हाजिनोकी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दूसरी तरफ मेगमी अपने ब्लेड के साथ रेजी को फेस करता है। लड़ाई के दौरान दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की टेक्निक्स का पता चलाते हैं। हमें फाइनली पता चलता है कि रेजी भाई ने क्या झंडियों का सूट बनाकर पहना हुआ है। दरअसल उसकी कर्स्ड एनर्जी उसे अलाउ करती है कि वो रिसीट्स पर लिखी गई हर चीज को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, यानी हाजिर कर लेता है। जैसे कि अगर रिसीट पर मोटर बाइक लिखा है तो वो मोटर बाइक हाजिर कर देगा उस रिसीट से, इसलिए उसने हजारों रिसीट्स का एक ही जोड़ा बनाकर पहना हुआ है। उनकी लड़ाई में मेगमी अपने हाथी और रैबिट्स के इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश करता है कि रिसीट्स पर पानी डालकर उन पर लिखे अक्षर मिटा दे, मगर रेजी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो एक चर्च में जा पहुंचते हैं जहां रेजी अपनी टेक्निक को मेगमी की 10 शैडोज से कंपेयर करता है। अब मेगमी जैसे अपने डॉग को नहीं यूज कर पा रहा क्योंकि वो घायल हो चुका है और उसके घायल होने की वजह से मेगमी खुद भी कमजोर हो चुका है। उसी तरह रेजी भी अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीजों को दोबारा नहीं यूज कर सकता अगर वो एक दफा खराब हो जाए तो। इससे पहले मेगमी उस पर अटैक करे वो एकदम काफी सारी रिसीट्स फेंककर उन पर लिखी हुई चीजों को हाजिर कर देता है, जिनके नीचे मेगमी एकदम दबने जाता है। उन्हीं चीजों में से एक चाकू उड़ता हुआ आता है और उसकी बाजू में घुस जाता है। रेजी उसे बताता है कि 10 शैडोज की तरह वो भी अपनी मैनिफेस्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब मेगमी उसके सामने लड़ने के लिए एक बार फिर से आता है। रेजी उसे जलाते हुए बताता है कि वो रिसीट पर लिखी गई चीजों को सिर्फ हाजिर ही नहीं कर सकता मगर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। लेट्स सपोज अगर रिसीट पर खाने की चीजें लिखी हैं या स्पा ट्रीटमेंट का बिल बना हुआ है तो वो उनको एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटा सकता है और अपनी बॉडी को लड़ाई के बीचों बीच रेस्ट दिलवा सकता है, जिससे वो कभी नहीं थक सकता। और अगर वो थकेगा ही नहीं तो कभी कमजोर कैसे पड़ेगा लड़ाई में। सोचने वाली बात है यार। अब मेगमी ये सुनते ही वहाँ से भाग जाता है, डरपोक कहीं का। रेजी अब रिसीट्स को इस्तेमाल करके एक फटीचर सा स्कूटर हाजिर करता है और उस पर बैठकर मेगमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इन दी एंड वो एक जिम्नेजियम के बाहर पहुंचता है जहाँ उसने मेगमी की कर्स्ड एनर्जी को सेंस किया होता है। उसे डाउट होता है कि मेगमी यहाँ छुपा हुआ है या उसे बहलाकर बुलाना चाह रहा है। वो फिर भी अंदर चला जाता है, ये सोचे समझे बगैर ही कि मेगमी ने अंदर जाल क्या बिछाया है उसके लिए। मेगमी अंदर खुली स्पेस को देखकर सोचता है कि हाँ भाई ये परफेक्ट जगह है उसकी डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। रेजी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब मेगमी उसे अपनी डोमेन में ट्रैप करता है। यहाँ 3 सीजन बाद मेगमी ने अपनी पहली दफा डोमेन ओपन की है जिसका नाम किमेरा शैडो गार्डन है। यहाँ किमेरा के 2 ही मीनिंग्स हैं। नंबर 1 तो सीधा सीधा एक ग्रीक मिथोलॉजी का क्रिएचर है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और दूसरा मीनिंग ये है कि कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ सोच सकते हो हासिल नहीं कर सकते, यानी कि अनऑब्टेनेबल चीज कोई। अब मेगमी की डोमेन इन दोनों में से कौन सी बात पर पूरा उतरती है ये देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर वीक न्यू एपिसोड की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।